स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके आज के इस लेक्चर में सबका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने बैंकिंग के बारे में जनरल डिस्कशन किया, जिसमें बैंकिंग की डेफिनेशन देखी, बैंकिंग का जो फीचर है उन फीचर के बारे में डिस्कशन किया, बैंकिंग कंपनी द्वारा जो अकाउंट्स या फिर लेजर्स या रजिस्टर्स मेंटेन किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। आज के इस लेक्चर में ये जो बैंकिंग कंपनी है, ये बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट्स कैसे तैयार करती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बैंक प्रिपेयर्स देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 section 29. The final accounts of banks are in vertical format sets out in the third schedule of the act. The final accounts consists of balance sheet, form A, profit and loss account, form B. There are 16 schedules in the final accounts of banks. So in India जो बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग कंपनी अपने जो फाइनल अकाउंट्स है, अपने फाइनल अकाउंट्स जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, इसमें जो सेक्शन 29 है उस सेक्शन 29 के तहत ये फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ये जो फाइनल अकाउंट्स है, इस फाइनल अकाउंट्स को तैयार करने के लिए जो फॉर्मेट दिए गए हैं वो फॉर्मेट वर्टिकल नेचर के है। जो फॉर्मेट ये जो थर्ड शेड्यूल है, इस एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल है, इस थर्ड शेड्यूल में इस फॉर्मेट्स के जो सेट्स है वो सेट्स दिए हैं, और जिसमें दो फॉर्म है। पहला फॉर्म है ए, जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है, और दूसरा फॉर्म है फॉर्म बी, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। ये दोनों ही फॉर्मेट तैयार करते वक्त बैंक को 16 शेड्यूल्स में इस फॉर्मेट का या फिर इस फॉर्मेट में जो भी एटम्स या फिर जो भी बैलेंसेस दिए हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए 16 शेड्यूल्स तैयार करने पड़ते हैं। सो ये फॉर्मेट कैसे होते हैं इसके बारे में यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। सो ये फॉर्म ए है, बैलेंस शीट ऑफ पर्टिकुलर बैंक एज ऑन 31 मार्च। इसमें पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होता है उस पर्टिकुलर से रिलेटेड जो एटम है, उस एटम को हमें शेड्यूल नंबर से एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो दूसरा कॉलम होता है शेड्यूल नंबर का, तीसरा कॉलम होता है जो अमाउंट है करंट ईयर की, वो तीसरा कॉलम होता है, और चौथा कॉलम होता है अमाउंट का। यहाँ अमाउंट प्रीवियस ईयर की देनी पड़ती है। तो इस पर्टिकुलर्स में जो भी एटम हम दिखाएंगे उसको शेड्यूल नंबर से क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। सो जो पहला आइटम होता है बैलेंस शीट में, वो पहला आइटम होता है कैपिटल का, जिसको शेड्यूल नंबर कितना है, नंबर 1 है। दूसरा आइटम होता है रिजर्व एंड सरप्लस का, उसको शेड्यूल नंबर 2 से एक्सप्लेन करना पड़ता है। तीसरा आइटम होता है डिपॉजिट्स का, जिसको शेड्यूल नंबर 3 दिया गया है। चौथा आइटम होता है बोरोइंग्स का, जिसको शेड्यूल नंबर 4 दिया गया है। पांचवा आइटम होता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का, जिसको शेड्यूल नंबर 5 दिया गया है। सो इन 5 शेड्यूल की जो टोटल है वो टोटल क्या होती है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज होती है। यानी कि ये जो 5 एटम है उन 5 एटम को क्या कहा जाता है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज कहा जाता है। देन जो दूसरा पार्ट है असेट्स एंड
प्रॉपर्टीज का, इसमें पहला आइटम होता है कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शेड्यूल नंबर 6 दिया है। नेक्स्ट, बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जिसको शेड्यूल नंबर 7 दिया गया है। नेक्स्ट आइटम होता है इन्वेस्टमेंट का, जिसको शेड्यूल नंबर 8 दिया गया है। नेक्स्ट आइटम होता है एडवांसेस का, यानी कि जो भी बैंक लोन देती है उसको यहाँ एडवांसेस कहा जाता है, जिसको शेड्यूल नंबर 9 दिया गया है। नेक्स्ट आइटम होता है फिक्स्ड असेट्स का, जिसको शेड्यूल नंबर 10 दिया है। और नेक्स्ट आइटम होता है अदर असेट्स का, जिसको शेड्यूल नंबर 11 दिया गया है। सो इन असेट्स एंड प्रॉपर्टीज में ये जो 6 शेड्यूल है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 6 शेड्यूल है, इन 6 शेड्यूल की जो टोटल है, ये टोटल इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होती है, ये जो ऊपर के 5 शेड्यूल है, इन 5 शेड्यूल की जो टोटल है उसके बराबर ये 6 शेड्यूल की क्या होती है, टोटल होती है। और इस फॉर्मेट में एक लास्ट का आइटम दिया गया है, उसको क्या कहा जाता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, जिसको शेड्यूल नंबर 12 दिया गया है। सो ये बैलेंस शीट का फॉर्म ए है, जिसको हमें शेड्यूल वाइज क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। नेक्स्ट ये है फॉर्म बी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम होता है शेड्यूल नंबर का, तीसरा कॉलम होता है अमाउंट का, करंट ईयर की अमाउंट, और चौथा कॉलम होता है अमाउंट का जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट होती है। इसमें जो पहला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, जिसमें हमें बैंक के जो इनकम्स है उन इनकम्स को क्या करना पड़ता है, काउंट करना पड़ता है। और जिसमें पहला इनकम है इंटरेस्ट अर्न, जिसको शेड्यूल नंबर 13 दिया गया है, 13। नेक्स्ट इनकम है अदर इनकम्स, जिसको शेड्यूल नंबर 14 दिया गया है। और इन दोनों की जो टोटल है वो क्या है, टोटल इनकम। देन जो सेकंड पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो है एक्सपेंडिचर्स का, जिसमें पहला एक्सपेंडिचर होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जिसको शेड्यूल नंबर 15 दिया गया है। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको शेड्यूल नंबर 16 दिया गया है। और नेक्स्ट होता है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, यानी कि जो भी प्रोविजंस वगैरह होती है उसको यहाँ एक्सपेंडिचर में हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, या फिर एक्सपेंडिचर में हमें उसको दिखाना पड़ता है। इसको शेड्यूल नंबर नहीं। तो फिर इन तीनों की जो टोटल है वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है वो है प्रॉफिट और लॉस का। यहाँ जो नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है या फिर लॉस भी हो सकता है, यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो इनकम है टोटल ए, इन इनकम में से ये जो एक्सपेंडिचर है टोटल बी, इसको हम डिडक्ट करके, यानी कि इनकम से एक्सपेंडिचर डिडक्ट करके अगर इनकम ज़्यादा होता है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो पहले यहाँ करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। बाद में इसमें जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट यहाँ क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के बाद हमें टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन मिलता है, यानी कि ये अब प्रॉफिट है फॉर एप्रोप्रिएशन, जो हमारे पास क्या है, यानी कि बैंक के पास अवेलेबल है। अब यहाँ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है। पहला एप्रोप्रिएशन मैंडेटरी है, वो एप्रोप्रिएशन होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व का, जो
कितना होता है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उस करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% प्रॉफिट स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है। देन जो जनरल रिजर्व है या फिर अदर रिजर्व्स बैंक ने अगर तैयार किए हैं तो अदर रिजर्व्स को कुछ जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है। बाद में जो डिविडेंड डिक्लेयर करना है या फिर जो डिविडेंड देना है वो डिविडेंड इस प्रॉफिट से क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है। और ये डिडक्शन करने के बाद प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट बचती है उसको क्या कहा जाता है, सरप्लस कहा जाता है। और ये सरप्लस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस शीट में जो शेड्यूल नंबर 2 है उस शेड्यूल नंबर 2 में ये सरप्लस क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ए फॉर्म बी है जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो भी बैंक के इनकम्स है, जो भी बैंक का एक्सपेंडिचर है, जो भी बैंक का टोटल प्रॉफिट है और जो भी बैंक का जो एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, उसको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अब हम ये जो शेड्यूल्स है वो शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने देखा कि बैंक को ये फॉर्म ए में बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम दिखाने हैं और फॉर्म बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड आइटम दिखाने हैं। बैलेंस शीट में जो भी आइटम हम दिखाते हैं जैसे कि कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, डिपॉजिट्स है, बोरिंग्स है, ये जो भी आइटम बैंक बैलेंस शीट में दिखाती है हर एक आइटम का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। और एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में क्या कहा गया है, शेड्यूल कहा गया है। तो हर एक आइटम का सेपरेट शेड्यूल तैयार करके उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुए उस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी टोटल की जाती है और वो टोटल उस फॉर्म में यानी कि बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस शेड्यूल के सामने जो अमाउंट कॉलम है उस अमाउंट कॉलम में क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। तो अब हम ये जो शेड्यूल है उसको क्या करेंगे, समझेंगे। ये जो पहला शेड्यूल है वो पहला शेड्यूल कैसा, कौन सा है, कैपिटल का। तो ये कैपिटल शेड्यूल का क्या है, एक ऑथेंटिक फॉर्मेट है। इसमें नंबर 1 पे क्या है, फॉर नेशनलाइज्ड बैंक। कैपिटल यहाँ हमें नेशनलाइज्ड बैंक का कैसे दिखाना पड़ता है, फुल्ली ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नेशनलाइज्ड बैंक का जो कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देती है। तो ये यहाँ कैपिटल लिखना पड़ता है। अगर बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउट ऑफ इंडिया है तो उसका 2 नंबर पे कैपिटल देना पड़ता है। अगर बैंक अदर देन दिस बैंक है यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक या फिर अदर देन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बैंक है तो इसका कैपिटल इस तरह से हमें देना पड़ता है। और जनरली हमें जो बैंक फाइनल अकाउंट डिस्कस करने हैं वो बैंक फाइनल अकाउंट हमें कौन से डिस्कस करने होंगे, ये जो अदर बैंक है यानी कि जो प्राइवेट बैंक है जनरली उसके फाइनल अकाउंट्स या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसके फाइनल अकाउंट्स हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। यानी कि जनरल जो फाइनल अकाउंट्स है बैंकिंग कंपनी के वो हमें क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। और जिसमें कैपिटल इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, पहले एथोराइज कैपिटल, उसके नंबर ऑफ शेयर्स और पर शेयर वैल्यू, इश्यूड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स उसकी पर शेयर वैल्यू, सब्सक्राइब कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स उसकी पर शेयर वैल्यू, कॉल्ड अप कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कॉल्ड अप और उसकी पर शेयर वैल्यू, लेस कॉल्स अनपेड, जिन्होंने कॉल को पेड नहीं किया वो कॉल्स अनपेड यहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं। जो शेयर्स फॉरपिच किए उसकी वैल्यू यहाँ हम ऐड करते हैं। और ये टोटल जो है वो हम शेड्यूल नंबर 1 के सामने जो अमाउंट का कॉलम है उस अमाउंट के कॉलम में क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये शेड्यूल नंबर 1 है कैपिटल से रिलेटेड। देन शेड्यूल नंबर 2 है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ये इसका फॉर्मेट है। नंबर 1 पे स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा, ओपनिंग बैलेंस, उसमें एडिशन जो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर का अगर डिडक्शन हुआ है उस रिजर्व में से उसको डिडक्ट करेंगे और उसकी टोटल यहाँ अमाउंट मिलेगी।
कैपिटल रिजर्व्स हो गए, उसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, उसकी टोटल। शेयर प्रीमियम, उसका ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, टोटल। देन रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, उसके ओपनिंग बैलेंसेस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर और डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, और उसका जो टोटल है वो टोटल। और जो सरप्लस है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट का आइटम देखा, जो सरप्लस है वो सरप्लस यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि सरप्लस वो यहाँ हमें दिखाना पड़ता है। और इन सभी आइटम की जो टोटल है वो टोटल करके हमें फॉर्म ए में शेड्यूल नंबर 2 के सामने जो अमाउंट कॉलम है उस अमाउंट कॉलम में दिखानी पड़ती है। इस तरह नेक्स्ट शेड्यूल है डिपॉजिट्स का। एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है डिपॉजिट्स, यानी कि बैंक जो पब्लिक से अमाउंट एक्सेप्ट करती है उसको डिपॉजिट कहा जाता है। वो डिपॉजिट, ये शेड्यूल इसका पहले होता है डिमांड डिपॉजिट्स। ये जो डिमांड डिपॉजिट्स है, अगर फ्रॉम बैंक से लिए है या फिर फ्रॉम अदर से लिए है, इन दोनों को यहाँ दिखाना पड़ता है। सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो। टर्म डिपॉजिट जिसमें फ्रॉम बैंक्स, दूसरे बैंक से अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं और फ्रॉम अदर बैंक, सो इन डिपॉजिट्स की ये क्या होगी, टोटल होगी। जनरली 3 टाइप के डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, और एक डिपॉजिट होता है जिसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। ये रिकरिंग डिपॉजिट भी यहाँ हम 4 नंबर पर दिखा सकते हैं, ये रिकरिंग डिपॉजिट। और इन डिपॉजिट की ये क्या है, टोटल है। उसको ऐसे फिर स्क्रूटिनाइज किया जाता है जिसमें डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, अगर इंडिया में ब्रांचेस है उन ब्रांचेस की टोटल डिपॉजिट्स, और जो डिपॉजिट्स अगर ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है उनके डिपॉजिट्स यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं या फिर दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 4 बोरोविंग्स का, जिसमें बोरिंग्स इन इंडिया और बोरिंग्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो भी बोरिंग्स किया है इन इंडिया, जिसमें रिजर्व बैंक से अगर बोरिंग्स किया है तो वो यहाँ दिखाना पड़ता है। अदर बैंक से अगर बोरिंग्स किया है तो उसको यहाँ दिखाना पड़ता है इस शेड्यूल में। और जो इंस्टीट्यूशंस है, अदर इंस्टीट्यूशंस या फिर एजेंसीज है जिससे बैंक ने अगर अमाउंट एक्सेप्ट की है तो इस बोरिंग्स में हमें 3 नंबर में दिखाना पड़ता है। और अगर आउटसाइड इंडिया बोरिंग्स बैंक ने किया है तो उसको भी इस शेड्यूल में क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और इसकी टोटल हमें फॉर्म ए में शेड्यूल नंबर 4 के सामने दिखानी पड़ती है। देन है शेड्यूल नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जिसमें पहला आइटम होता है बिल्स पेबल का, दूसरा आइटम होता है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स का, तीसरा आइटम होता है इंटरेस्ट एक्रूड का, और अदर देन दीज अदर्स आइटम में, यानी कि जहां हमें नंबर ऑफ जो प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को यहाँ दिखाना पड़ता है। तो ये 5वां आइटम अदर लाइबिलिटीज का और प्रोविजंस का होता है। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 6। जनरली फ्रॉम 6 to 11 schedules are related to assets and properties. So इसमें जो शेड्यूल नंबर 6 है कैश एंड बैलेंसेस विथ आरबीआई का है। इसमें कौन से आइटम आते हैं, पहला आइटम आता है कैश इन हैंड, जो बैंक में कैश है, यहाँ फॉरेन करेंसी नोट्स अगर बैंक के पास है वो भी यहाँ कैश इन हैंड में काउंट किए जाते हैं। और जो बैलेंस है रिजर्व बैंक के पास, हर एक बैंक को रिजर्व बैंक के पास एक अमाउंट रखनी पड़ती है, वो जो बैलेंस है वो बैलेंस शेड्यूल नंबर 6 में दिखाना पड़ता है, जिसमें रिजर्व बैंक के पास अगर करंट अकाउंट में अमाउंट है या फिर अदर अकाउंट में अमाउंट है, उन दोनों अकाउंट की अमाउंट यहाँ सेपरेट दिखानी पड़ती है। और इसकी टोटल फॉर्म ए में शेड्यूल नंबर 6 के सामने दिखानी पड़ती है। देन है शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसमें 3 आइटम है। पहला आइटम है बैलेंस विथ बैंक्स, दैट इज विथ अदर बैंक्स। नेक्स्ट आइटम है मनी एट
कॉल और शॉर्ट नोटिस, ये इसका फॉर्मेट है, जिसमें इन इंडिया यानी कि इन इंडिया में जो भी बैलेंसेस है विथ बैंक्स में, अदर बैंक्स में जो भी बैलेंस है वो बैलेंसेस यहाँ दिखाने पड़ते हैं, जिसमें करंट अकाउंट पर कितने बैलेंस है और अदर डिपॉजिट अकाउंट में कितने बैलेंसेस है वो दिखाना पड़ता है। देन सेकंड है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, यानी कि जो भी अमाउंट बैंक ने एज एडवांस दी है, जो कि एट कॉल बैंक क्या कर सकती है, मांग सकती है, या फिर एट शॉर्ट नोटिस यानी कि 8-15 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ये अमाउंट बैंक क्या करती है, मांगती है। जिसको ये अमाउंट दी गई है उनसे एट कॉल या फिर शॉर्ट नोटिस पर उसको क्या किया जाता है, बैंक द्वारा डिमांड किया जाता है। जिसमें अगर ये अमाउंट दूसरे बैंक को दी है तो विथ बैंक्स, और अगर ये अमाउंट अदर देन बैंक अदर इंस्टीट्यूशंस को दी है उसको यहाँ क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। और इन सब की ये क्या है, टोटल। ये अगर आउटसाइड इंडिया बैलेंसेस है, मनी एट कॉल है या शॉर्ट नोटिस है, उसको यहाँ हमें दिखाना पड़ता है। जैसे कि इन करंट अकाउंट्स में कितने बैलेंस है, अदर डिपॉजिट्स में कितने बैलेंस है, और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये जो आउटसाइड इंडिया अगर बैंक ने ये अमाउंट दी है उसको इस शेड्यूल में क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। देन है शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट का। जो भी अमाउंट बैंक ने इन्वेस्ट की है उसको इस शेड्यूल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है तो कहाँ कहाँ बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ दिखाना पड़ेगा। अदर अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज है, उन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में अगर जो इन्वेस्टमेंट की है, ये अप्रूव्ड सिक्योरिटीज रहते हैं रिजर्व बैंक द्वारा, उस अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखानी पड़ती है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है, या फिर बैंक की अगर सब्सिडरीज है, या फिर बैंक ने अगर जॉइंट वेंचर्स किया है तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की है, ये इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाना पड़ती है। और जो अदर्स है, अदर देन दिस आइटम, गवर्नमेंट अदर अप्रूव्ड, अदर देन दिस अगर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बैंक ने की है तो इन इन्वेस्टमेंट को, इस इन्वेस्टमेंट को अदर्स के सामने बैंक को क्या करना पड़ता है, स्पेसिफाई, अदर्स में स्पेसिफाई करना पड़ता है। और इसके ये टोटल, अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया की है तो उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यानी कि आउटसाइड इंडिया के जो गवर्नमेंट है यानी कि लोकल अथॉरिटीज वगैरह, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उन इन्वेस्टमेंट को, उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ दिखाना पड़ता है। अगर आउटसाइड सब्सिडियरीज है या फिर जॉइंट वेंचर बैंक ने किया है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की है ये इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखानी पड़ती है। और जो अदर इन्वेस्टमेंट है अदर देन अबाउ टू अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है। और इसकी टोटल शेड्यूल नंबर 8 के सामने फॉर्म ए में दिखानी पड़ती है। देन नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। ये एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। इसमें जो भी बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है उस लोन को क्या किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। सो एडवांसेस में पहला जो पार्ट है उसमें जो एडवांसेस दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स एंड लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड एंड टर्म लोन। जनरली बैंक ये 3 या 4 टाइप के लोन्स देती है, जिसमें बिल को परचेस किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है, और उस पर जो अमाउंट दी है वो अमाउंट कैश क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक देती है, शॉर्ट टर्म लोन बैंक क्या करती है, बिजनेसेस को देती है, उसको यहाँ दिखाना पड़ता है। और जो टर्म लोन्स है यानी कि 5 ईयर के, 10 ईयर के, 25 ईयर्स तक के जो टर्म लोन्स है उसको यहाँ दिखाना पड़ता है। और इन लोन की टोटल बैंक उसको और स्क्रूटिनाइज कर सकती है, जिसमें सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट, ये लोन देते वक्त अगर असेट को एज अ सिक्योरिटी बैंक ने लिया है तो जो टेंजिबल असेट एज सिक्योरिटी लिया है
उन टेंजिबल असेट्स को लेकर जो भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है उस लोन की अमाउंट यहाँ दिखानी पड़ती है। कवर्ड बाय बैंक गवर्नमेंट गारंटी, जिस लोन को दूसरे बैंक ने क्या किया है, कवर किया है या फिर बैकिंग दिया है या फिर गवर्नमेंट ने जो लोन गारंटी दी है उन लोन को भी यहाँ दिखाना पड़ता है। यानी कि इसमें से जो लोन टेंजिबल एसेट से सिक्योर है, जो लोन अदर बैंक ने कवर किया है या फिर गवर्नमेंट ने उसको गारंटी दी है, और जो अनसिक्योर है इस लोन में से उस लोन को अनसिक्योर्ड कैटेगरी में क्या किया जाता है, दिखाना पड़ता है। ये टोटल, यानी कि ये टोटल लोन, इसको यहाँ हमने इस तरह से स्क्रूटिनाइज किया कर सकते हैं या फिर किया जाता है। देन ये एडवांसेस शेड्यूल का ही पार्ट है। तीसरे पार्ट में जो एडवांसेस इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर को एडवांसेस कितने दिए हैं, पब्लिक सेक्टर को एडवांसेस कितने दिए हैं, अदर बैंक्स को एडवांसेस कितने दिए हैं, और अदर देन प्रायोरिटी पब्लिक एंड बैंक्स जो भी एडवांसेस दिए होंगे उसको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर एडवांसेस आउटसाइड इंडिया दिए हैं तो भी यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे ड्यू फ्रॉम बैंक्स, यानी कि जो फॉरेन बैंक्स है उसको अगर हमने एडवांसेस दिए, यानी कि इंडियन बैंक ने एडवांसेस दिए हैं, तो यहाँ दिखाना पड़ता है। ड्यू फ्रॉम अदर्स बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड, यानी कि आउटसाइड इंडिया जो बिल्स परचेज किए हैं या फिर डिस्काउंटेड किए हैं उसको यहाँ दिखाना पड़ता है। और जो सिंडिकेट लोन्स है या फिर अदर देन दिस लोन्स अगर आउटसाइड इंडिया दिए हैं उसको यहाँ क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो एक महत्वपूर्ण बैंक फाइनल अकाउंट में शेड्यूल है कि जिसमें जो एडवांसेस है वो एडवांसेस को क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। जिसमें पहले जो टाइप से एडवांसेस के वो दिखाने पड़ते हैं, और बाद में जो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, आउटसाइड इंडिया है, इनसाइड इंडिया है, इसको इस शेड्यूल में क्या करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। और इसकी ये जो टोटल है पहले पार्ट की, ये टोटल इन तीनों टोटल की क्या होती है, इक्वल होती है। खाली इसका एक तीन में क्या किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये जो टोटल है ये टोटल फॉर्म नंबर ए में एडवांस शेड्यूल के सामने दिखानी पड़ती है। अब है शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स। इसमें पहली फिक्स्ड एसेट्स है प्रीमाइसेस। इसको कैसे दिखाया जाता है, एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यानी कि जो प्रीसीडिंग ईयर है उस प्रीसीडिंग ईयर के 31 मार्च को जो अमाउंट है वो यहाँ दिखानी पड़ती है। यानी कि जो एट द बिगिनिंग अमाउंट है प्रीमाइसेस की एट कॉस्ट दिखानी पड़ती है। देन एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, देन डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, और डेप्रिसिएशन टू डेट। इस तरह इस फिक्स्ड एसेट को एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि एट कॉस्ट 31 मार्च को जो पिछले ईयर की 31 मार्च की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट यहाँ पहले दिखानी पड़ती है। बाद में अगर उस साल कुछ परचेस हुआ है तो वो एडिशंस होगा, अगर कुछ डिडक्शंस हुआ है तो वो डिडक्शंस करेंगे, और बाद में जो डेप्रिसिएशन होता है उस फिक्स्ड एसेट पर वो डिडक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट मिलती है प्रीमाइसेस की वो यहाँ दिखाई देती है। बाद में अदर देन प्रीमाइसेस जो फिक्स्ड एसेट्स है जिसमें फर्नीचर और पिक्चर्स को दिखाना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, और डेप्रिसिएशन टू डेट। इस तरह से अदर फिक्स्ड एसेट को भी क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी नंबर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है बैंक के पास उसको इस शेड्यूल में क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, इसका कैलकुलेशन किया जाता है, और जो भी टोटल होती है वो टोटल फॉर्म ए में शेड्यूल नंबर 10 के सामने अमाउंट कॉलम में दिखाई देती है। नेक्स्ट शेड्यूल है अदर एसेट्स, शेड्यूल नंबर 11, जिसमें पहला आइटम होता है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का। यह आइटम शेड्यूल नंबर 5 में भी होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 5 में होता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो शेड्यूल नंबर 11 में होता है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के वक्त इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड। नेक्स्ट है टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दैट इज TDS। नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग असेट्स
एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम्स और अदर्स। सो ये अदर एसेट्स में ये एटम्स क्या करने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। हर एक एटम का आगे जाकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट की एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये नॉन बैंकिंग एसेट जो है उसकी एक कंसेप्ट है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 12, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। सो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में पहली कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट्स। सेकंड है लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। थर्ड लाइबिलिटी है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। फोर्थ लाइबिलिटी है गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ constituents like in India, outside India, acceptances, endorsements and other obligations, and other items for which the bank is contingently liable. So ये जो contingent liability है इसमें 6 टाइप्स की यहाँ liabilities दी गई है। इसमें से अगर liabilities होती है तो वो liability इस contingent liability में नोट डाउन करनी पड़ती है। इसकी टोटल जो शेड्यूल नंबर ए है, जो लास्ट का एटम है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का, उस लास्ट के एटम के सामने ये टोटल नोट डाउन करनी पड़ती है। ये हो गया बैलेंस शीट के शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। अब ये जो फॉर्म बी है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसमें पहला शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्न। ये मेजर सोर्स है इनकम का, जिसमें पहला इनकम होता है इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस एंड बिल्स, यानी कि जो ये इंटरेस्ट है एडवांसेस का क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है, और जो बिल्स डिस्काउंट किए जाते हैं उस पर क्या मिलता है, बैंक को डिस्काउंट मिलता है। देन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की है उन पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर क्या है, ये इनकम है। देन इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विथ आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक फंड्स, जो भी इंटरेस्ट है रिजर्व बैंक में जो अमाउंट हमने डिपॉजिट की है या फिर अदर जो बैंक है उनमें अगर हमने अमाउंट डिपॉजिट की है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी इस शेड्यूल नंबर 13 में दिया जाता है। और अदर देन इंटरेस्ट जो एटम होते हैं उसको हम अदर के हेड से एक्सप्लेन करते हैं। देन शेड्यूल नंबर 14, अदर इनकम, जिसमें पहला इनकम होता है कमीशन एंड एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। एक मेजर इनकम होता है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। देन सेकंड इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के सेल आउट पर तो वो प्रॉफिट अदर इनकम में दिखाया जाता है। अगर लॉस होता है तो उसको यहाँ से डिडक्ट किया जाता है, यानी कि लेस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करने के बाद अगर उसमें वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम अदर इनकम में काउंट करते हैं। अगर लॉस होता है रिवैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट के तो वो लॉस यहाँ से डिडक्ट किया जाता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स, अगर लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स बैंक ने बेचे हैं उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो अदर इनकम में दिखाया जाता है। अगर लॉस होता है तो यहाँ से वो डिडक्ट किया जाता है। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बैंक करती है उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो अदर इनकम में लिया जाता है। अगर लॉस होता है तो उसको अदर इनकम से डिडक्ट किया जाता है। देन इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा फ्रॉम सब्सिडियरीज, कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन इंडिया, यानी कि जो भी इनकम मिलता है डिविडेंड के नेचर का, वो डिविडेंड के नेचर का इनकम कैसे मिल सकता है, अगर सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट की है या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, अगर जॉइंट वेंचर बैंक ने किया है तो उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो यहाँ क्या किया जाता है, अदर इनकम में दिखाया जाता है, जो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। और जो मिसलेनियस इनकम है इसमें अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो जनरली उस इनकम को अदर इनकम में क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ये दो इनकम से रिलेटेड क्या है, शेड्यूल से, जिसमें मेजर इनकम कौन सा होता है, इंटरेस्ट
अर्न होता है, और जनरली ये जो कमीशन वगैरह है वो कमीशन भी अदर इनकम में एक मेजर इनकम बैंक को मिलता है। देन जो एक्सपेंडिचर पार्ट है, यानी कि शेड्यूल नंबर 15, ये पहला शेड्यूल है एक्सपेंडिचर में, वो है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में पहला इंटरेस्ट जो बैंक को पेड करना पड़ता है वो होता है डिपॉजिट पर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। बैंक सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, करंट डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। उस पर बैंक को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट एक बैंक का मेजर एक्सपेंडिचर होता है। सो ये मेजर एक्सपेंडिचर शेड्यूल नंबर 15 में इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड में दिखाना पड़ता है। देन इंटरेस्ट ऑन आरबीआई इंटर बैंक बोरोइंग्स, अगर रिजर्व बैंक से कुछ अमाउंट बैंक ने ली है तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, या फिर अदर बैंक से अगर बैंक ने कुछ अमाउंट बोरो की है तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अदर जो आइटम है इंटरेस्ट रिलेटेड वो यहाँ दिखाने पड़ते हैं। तो ये मेजर एक्सपेंडिचर का एक क्या है, सोर्स है, यानी कि ये मेजर एक्सपेंडिचर है। और एक एक्सपेंडिचर होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि बैंक का जो रूटीन वर्क है जनरली उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है। सो इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है उसको दिखाने के लिए सेपरेट शेड्यूल देना पड़ता है। तो इसमें कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेशन से रिलेटेड देने पड़ते हैं या फिर दिखाने पड़ते हैं, पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ सैलरी वगैरह जो है वो दिखानी पड़ती है। रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन बैंक्स प्रॉपर्टी, डायरेक्टर्स फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस, यानी कि ऑडिटर की फी, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम्स, टेलीफोन्स एटसेट्रा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर। ये कुछ बैंक के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और इसकी जो टोटल है, ये टोटल जो फॉर्म बी है शेड्यूल नंबर 16 के सामने क्या करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। तो इस तरह बैंक को अपने जो फाइनल अकाउंट्स है वो फाइनल अकाउंट्स वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार करने पड़ते